नमस्कार, न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 20 नवंबर 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों बिहार में हाल के दिनों में धर्मांतरण की बढ़ती घटनाओं को लेकर के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। जानकारी के मुताबिक उन्होंने सरकार से इस मुद्दे पर कड़े कदम उठाने की अपील की है और कहा है कि राज्य में शांति बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। गिरिराज सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि इस तरीके की गतिविधियों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी हां, आपको बता दूं कि हाल ही में बिहार के बक्सर, मोतिहारी और लखीसराय जिले में धर्मांतरण के मामलों की खबरें सामने आई है। जब बक्सर में पादरियों द्वारा लोगों पर धर्म परिवर्तन का दबाव डालने का मामला सामने आया है। जी हां, हिंदू से क्रिश्चियन बनाया जा रहा है, जिससे इलाके में तनाव का माहौल है। इस पर गिरिराज सिंह ने नाराजगी जताई है और कहा कि ऐसी घटनाओं पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक हुई है, जिसमें 9 एजेंडों पर मुहर लगी है। जहां मुख्यमंत्री सचिवालय के केंद्रीय कैबिनेट हॉल में चल रही नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में तमाम विभागों के मंत्री मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट की बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े हुए कुल 9 प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लगी है। रांची को कराची बनाने की साजिश की जा रही है, यह कहना है गिरिराज सिंह का। जी हां, दरअसल आपको बता दूं कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने झारखंड चुनाव को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कांग्रेस पर भी आरोप लगाया है। गिरिराज सिंह ने झारखंड के वोटर से अपील की है कि वोट देने जाए तो फिर ये देख लें कि हेमंत की सरकार ने रांची को कराची बनाने का काम शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि नौजवानों के भविष्य को देख कर के वोट करे या अपने बहू बेटी की इज्जत को देख कर के वोट करे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है कि निश्चित तौर पर बुर्का पहन के कोई भी महिला जा रही है तो फिर ये आदेश है और संविधान है कि उसका बुर्का खोल करके देखें। अगर कोई विरोध करता है तो फिर उसका जम करके विरोध करें। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम धर्मगुरु समाज में नफरत फैलाते हैं, हिंदू धर्मगुरु नफरत नहीं फैलाते हैं। मुस्लिम धर्मगुरु का भाषण सुनना चाहिए कि वे किस तरीके से नफरत फैलाते हैं। गिरिराज सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर कहा है कि खड़गे जी, आप राष्ट्रीय पार्टी के नेता है, जहाँ आपने किस आधार पर कह दिया है कि RSS बीजेपी नफरत फैलाती है। उन्होंने कांग्रेस पर अभी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि आजादी के बाद से अपने तुष्टिकरण किया है, जब आपने हिंदू मुसलमान किया है। देख लीजिए किस तरह से धर्मांतरण किया जा रहा है। इस पर तेजस्वी यादव की जुबान नहीं खुलेगी, कांग्रेसियों की जुबान नहीं खुलेगी। दोस्तों बिहार के कई जिलों में कोहरे और फिर ठंड का असर दिख रहा है। इस बीच बिहार के कई जिलों की आबो हवा भी बेहद खराब हो गई है। केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के अनुसार सुबह 9 बजे पटना के पास DRM ऑफिस दानापुर के नजदीक AQI 332 दर्ज किया गया। ये हवा की बेहद ही खराब श्रेणी मानी जाती है। सिर्फ राजधानी पटना ही नहीं बल्कि बिहार के कई जिलों की हवा जहरीली हो गई है। मुजफ्फरपुर में बुद्धा कॉलोनी के पास भी हवा बेहद खराब श्रेणी में है। यहाँ पर AQI लेवल 351 दर्ज किया गया है। वहीं पर हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में सुबह 9 बजे AQI 403 दर्ज किया गया है, जो बेहद ही घातक है। सिर्फ पटना मुजफ्फरपुर ही नहीं बल्कि बिहार के कई जिलों में सांस लेना भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि यहाँ हवा की श्रेणी बेहद ही स्थिति में पहुंच गई है। दोस्तों बिहार के गया जिला के बीथो गांव के युवा किसान अलग अलग तरीके से खेती करके सब्जियां उगा रहे हैं। साथ ही एक खेती से पैदा हुए कचरे को दूसरे में इस्तेमाल करके इस खेती को इको फ्रेंडली भी बना रहे हैं। जहाँ किसान शक्ति कुमार ने वेस्ट टू वेल्थ का शानदार प्रयोग किया है। वह मशरूम उगाने वाले कंपोस्ट बैग में जैविक सब्जी उगा रहे हैं। शक्ति पिछले कई वर्षों से अपने घर में ही मशरूम उगा रहे हैं। इस काम में उसे अच्छी खासी आमदनी भी होती है। मशरूम कल्टीवेशन के बाद कंपोस्ट बैग बेकार हो जाता था, जब उसे खेतों में फेंक दिया जाता था। जब शक्ति ने नया कॉन्सेप्ट इजाद किया है, जब उसने प्रयोग के तौर पर बेकार हुए कंपोस्ट बैग में सब्जी का बीज बोया तो फिर उसे अच्छी फसल मिली। वहीं पर उन्होंने कहा है कि इस मॉडल से हमें काफी अच्छा फायदा हुआ है। जब बुद्ध फार्म के डायरेक्टर राजेश सिंह ने हमें सलाह दी थी कि मशरूम के वेस्ट को खेत में ना डाल करके छत पर डालें, क्योंकि इससे फायदा ज्यादा होगा। शुरुआत में हमें थोड़ा शक था, लेकिन जब हमने उनका तरीका अपनाया तो फिर देखा कि सचमुच में इस तरीके के अच्छा फायदा होता है। उन्होंने कहा है कि आजकल जब भी हम सुबह उठते हैं और फिर छत पर जाते हैं तो फिर ठंडी हवा महसूस होती है और घर का तापमान भी हमेशा मेंटेन रहता है। ऐसा लगता है कि जैसे छत पर एक प्राकृतिक AC हो। शुरुआत में जब हमने मशरूम की खेती शुरू की थी तो फिर हम केवल 50 बैग में शुरू कर रहे थे, लेकिन आज हम 500 से 550 बैग तक पहुंचे हैं और फिर इससे अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है।
दोस्तों, किसानों की मदद के लिए बिहार सरकार की तरफ से समय समय पर कई तरह के महत्वपूर्ण कदम उठाए जाते हैं ताकि वे आर्थिक रूप से सशक्त बन सके और फिर आत्मनिर्भर बन सके। इसी क्रम में राज्य सरकार ने यानी कि बिहार सरकार ने हाल ही में किसानों की सहायता के लिए मिट्टी की जांच की पहल शुरू की है, जिससे किसान समय पर मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में जान करके उसका उपचार कर सके और फिर खेत की मिट्टी के अनुसार फसलों को लगा करके लाभ प्राप्त कर सके। कृषि विभाग बिहार सरकार ने साल 2024-25 तक 5 लाख मिट्टी के नमूनों की जांच करने का लक्ष्य रखा है। आपको बता दूं कि जैसे कि आप जानते हैं कि बिहार सरकार ने साल 2024-25 तक 5 लाख खेतों की मिट्टी के नमूनों की जांच करने का लक्ष्य रखा है, लेकिन अब तक राज्य भर में 2,88,000 नमूनों की जांच की गई है। दरअसल इनमें 2,71,822 मुद्रा स्वास्थ्य योजना कार्ड योजना बना करके किसानों को बांटे गए हैं ताकि खेतों की मिट्टी की जाँच सरलता से हो सके। ऐसे में राज्य सरकार के द्वारा 31 मार्च 2025 तक जाँच लक्ष्य पूरा करने के लिए हर माह लगभग 50,000 नमूनों की जांच करनी होगी। सरकार के अनुसार जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार राज्य में 13,513 मिट्टी के नमूनों की जांच करके नालंदा अव्वल पर है, वहीं पर किशनगंज 2632 मिट्टी के नमूने जांच करने में सबसे पीछे हैं। दोस्तों, बिहार में फिर से टीचरों की बम्पर बहाली होने वाली है। आपको बता दूं कि बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाने की तैयारी की जा रही है। बिहार सरकार दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षकों की बहाली करने जा रही है, जो कि एक सकारात्मक कदम है। इसके लिए बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि BPSC ने तैयारियां शुरू कर दी है। शिक्षा मंत्री ने यह भी जानकारी दी है कि राज्य सरकार ने शिक्षा पर 70,000 करोड़ रुपये का बजट खर्च करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया है, जो कि शिक्षकों के लिए बड़ी उपलब्धि है। जहाँ उनका कहना था कि बिहार में शिक्षा की दिशा में पहले ही सुधार हुआ है और फिर आगे भी इसे और भी बेहतर बनाने का प्रयास जारी रहेगा। ये कदम विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यह सुनिश्चित करेगा कि उन्हें उनकी शारीरिक और मानसिक जरूरतों के हिसाब से शिक्षा मिल सके। दरअसल बिहार में कुल 7,289 विशेष शिक्षक पदों की भर्ती के लिए योजना बनाई गई है, जिनमें से 5,534 पद प्राथमिक स्कूलों के लिए और फिर 1,745 पद माध्यमिक स्कूलों के लिए। इन पदों पर नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि TET पास करना आवश्यक होगा। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा। दोस्तों, बिहार झारखंड की सीमा का अब सर्वे किया जाएगा, जहाँ केंद्र सरकार का आदेश आ गया है। आपको बता दूं कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग यानी कि SOI बिहार झारखंड सीमा का सर्वे करेगा। केंद्र सरकार ने नेशनल जियो स्पेशलिस्ट पॉलिसी 2024 के तहत दोनों राज्यों के सीमांकन का जिम्मा SOI को दिया है। SOI दोनों राज्यों का यानी कि बिहार और झारखंड का भौगोलिक डाटा तैयार करेगा। यह सर्वेक्षण विभाग को बॉर्डर जिलों के मानचित्र और फिर अन्य जानकारी देने के लिए राज्य सरकार ने जिला स्तर पर एक नोडल पदाधिकारी बनाने का निर्देश दिया है। इसको लेकर के भू अभिलेख और फिर परिमाप विभाग ने सभी संबंधित जिलों से नोडल पदाधिकारियों के नाम और फिर मोबाइल नंबर मांगा है। बताया जाता है कि सर्वेक्षण का काम पूरा करने के बाद दोनों राज्य एक दूसरे से जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम और फिर ऑफिस रिसर्च इंटीग्रिटी डाटा साझा करेगा। इससे दोनों राज्यों को आंतरिक सुरक्षा और फिर खनिज पदार्थ से संबंधित जानकारी साझा करने में सहूलियत होगी। दोस्तों, बिहार में गाद की समस्या से जूझ रही नहरों को नया जीवन मिलेगा। राज्य सरकार ने इसकी गादों की सफाई को लेकर के विस्तृत कार्य योजना तैयार की है। फिलहाल छोटी नहरों के लिए बनी योजना पर अमल की तैयारी है। सरकार ने 20 क्यूसेक से कम क्षमता वाली नहरों की गाद की सफाई के लिए विशेष योजना बनाई है। इनकी गाद की सफाई मनरेगा से कराने का निर्णय लिया गया है। जल संसाधन विभाग ने इस दिशा में पहल भी शुरू कर दी है। इन नहरों की उड़ाही के लिए ग्रामीण विकास विभाग को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। विभाग मनरेगा के तहत इनके तल की सफाई कराएंगे। ये काम ऐसे तो मानसून के पहले पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन सिंचाई अवधि को ध्यान में रख करके योजना का कार्यान्वयन होगा। खास करके खरीफ रबी फसल की खेती को ध्यान में रख करके किया जाएगा। जल संसाधन विभाग ने ऐसे नहरों की पहचान शुरू कर दी है। इसमें 2 कैटेगरी बनाने की योजना है। एक तो 20 क्यूसेक से कम क्षमता वाली नहरों को चिन्हित करना और दूसरा इनमें किसमें गाद की समस्या अधिक है। इस क्रम में इस कैटेगरी में आने वाले सारी नहरों की उड़ाही की जाएगी। जल्द ही ग्रामीण विकास विभाग से समन्वय बना करके उड़ाही का काम शुरू कर दिया जाएगा। दोस्तों, बिहार में 2500 से ज्यादा शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटक रही है। आपको बता दें कि बिहार में 2768 शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटक रही है। पटना हाईकोर्ट के निर्देश पर नियोजित शिक्षकों के सर्टिफिकेट की जांच की कार्यवाही पूरी कर ली गई है। इस जांच के बारे में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने हाईकोर्ट को सूचित कर दिया है। निगरानी विभाग के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया है कि कुल 2768 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। उन्होंने बताया है कि हाईकोर्ट के निर्देश पर 3,52,927
नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जाँच की जानी थी। इनमें जिन शिक्षकों की नियुक्ति संबंधित डॉक्यूमेंट्स प्राप्त हुए हैं, इनमें से 80% मामलों की जाँच की गई है। इनमें बिहार के बाहर के 354 मामले जाँच के लिए भेजे गए हैं। इनकी जाँच जारी है। अरविंद कुमार चौधरी ने बताया है कि ये कार्रवाई बिहार सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत हो रही है। यह सरकार पूरी तैयारी से वैसे शिक्षकों को चिन्हित कर रही है जिनके शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में किसी प्रकार की कमी पाई जा रही है। निगरानी विभाग के प्रधान सचिव ने यह भी बताया है कि जांच के दौरान 80% फोल्डर मिले हैं या इनकी जांच की जा चुकी है, लेकिन 20% शिक्षकों का फोल्डर गायब है। इन शिक्षकों की संख्या 70,000 से भी ज्यादा है। इतने शिक्षकों ने अभी तक फोल्डर उपलब्ध नहीं कराए हैं। आने वाले दिनों में इन शिक्षकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों के साथ सरकार ने बड़ा खेला कर दिया है। नियुक्ति पत्र का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद काउंसलिंग करा चुके 1,40,000 नियोजित शिक्षकों को 20 नवंबर को नियुक्ति पत्र देने का ऐलान किया है। यानी कि आज नियुक्ति पत्र मिलने के बाद नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट अध्यापक का दर्जा प्राप्त करेंगे और फिर वे सरकारी सेवक बन जाएंगे। सरकार कह रही है कि उन्हें बिहार लोक सेवा आयोग से नियुक्त शिक्षकों की तरह सरकारी सुविधाएं मिलेगी, लेकिन सक्षमता परीक्षा पास करने वाले शिक्षकों के साथ दूसरा खेल हो गया है। इसकी जानकारी मिलने के बाद शिक्षकों ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने नीतीश सरकार पर नियोजित शिक्षकों के साथ अन्याय करने का आरोप लगाते हुए सक्षमता पास लाखों शिक्षकों से कहा है कि वो 20 नवंबर को नियुक्ति पत्र नहीं ले और फिर सरकारी कार्यक्रम का बहिष्कार करें। दोस्तों, बिहार के सोनपुर मेले में भैंस के बारे में तो आपने सुना ही होगा। अभी हम आपको वही सोनपुर मेले में 20 लाख रुपए के घोड़े के बारे में बताने वाले हैं। जी हाँ, आपको बता दूं कि इस घोड़े की कीमत करीब 20 लाख रुपए है और ये काजू बादाम जैसे चीज खाते हैं। काजू बादाम हुआ, किशमिश, अखरोट, यही चीज खाते हैं। आपको बता दूं कि बिहार में लगने वाला सोनपुर मेला पूरी दुनिया में मशहूर है। ये मेला 32 दिनों तक चलता है। इस मेले में खास तौर से घोड़ों की खरीद फरोख्त की जाती है। बड़ी संख्या में अन्य जानवर भी यहाँ पर खरीदे बेचे जाते हैं। इस बीच पूरे मेले में राजधानी एक्सप्रेस सुल्तान नाम का घोड़ा सुर्खियां बटोर रहा है। इस घोड़े को देखने के लिए लाखों में भीड़ उमड़ रही है। मेले में कई मंत्री और फिर विधायकों के घोड़े भी शोभा बढ़ा रहे हैं। राजधानी एक्सप्रेस सुल्तान घोड़ा अपनी तेज रफ्तार के लिए मशहूर हैं। इस घोड़े के मालिक अनिल यादव बताए जा रहे हैं। ये घोड़ा अब तक 32 मेडल जीत चुका है। घोड़े के मालिक ने बताया है कि उन्होंने ये घोड़ा 2 साल पहले लुधियाना पंजाब से 5 लाख रुपए में खरीदा था। पहले इस घोड़े का नाम सुल्तान रखा गया था, लेकिन जब सुल्तान की रफ्तार देखी तो फिर उसका नाम के साथ राजधानी एक्सप्रेस भी जोड़ दिया गया। इस तरह से सुल्तान राजधानी एक्सप्रेस सुल्तान बन गया। ये राजधानी की तरह तेज दौड़ता है। जब घोड़े के मालिक अनिल यादव पटना के रहने वाले हैं, उन्होंने बताया है कि राजधानी एक्सप्रेस सुल्तान घोड़े के पीछे 10 लोग दिन रात मेहनत करते हैं, सेवा करते हैं। घोड़े को रोजाना काजू, किशमिश, बादाम और दूध का सेवन कराते हैं। रोजाना करीब 3,000 रुपए खुराक में खर्च होते हैं। जब मौजूदा समय में अनिल यादव ने अपने घोड़े की कीमत 20 लाख रुपए रखी है। अनिल ने बताया है कि वे राजधानी एक्सप्रेस सुल्तान नाम के घोड़े को एग्जीबिशन के लिए सोनपुर मेले में लेकर आए हैं। जहां अनिल के मुताबिक रफ्तार के हिसाब से सुल्तान की कीमत 20 लाख रुपए से भी ज्यादा होनी चाहिए। अनिल यादव का दावा है कि सुल्तान की तेजी का जवाब नहीं है। इसकी दौड़ के आगे अच्छे घोड़े फेल हो जाते हैं। दोस्तों, आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यसभा सांसद मनोज झा ने बीजेपी को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने झारखंड विधानसभा में जीत का दावा करते हुए कहा कि बीजेपी के पास बांटने और काटने के अलावा कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं और वह विकल्प हार जाएगा। सांसद मनोज झा ने कहा है कि हेमंत सोरेन को जेल भेजना और उसके बाद जितनी भी योजना लागू हुई है उसे एक तरफ माहौल बना है। जब बीजेपी के पास बांटने और काटने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। वहीं पर बीजेपी IT सेल के जरिए चुनाव को लेकर के सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो पर मनोज झा ने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है। उन्हें बस यही आता है जहर उगलना, जहर की फसल उगाना, लेकिन ये अब खत्म होने वाला है। वहीं पर बुर्का उठा करके वोट देने के मुद्दे पर मनोज झा ने कहा है पूरे देश में यही माहौल है। पीएम मोदी को फैसला करना होगा कि वे किस तरह का देश बनाना चाहते हैं। दुख की बात यह है कि वे देश के सभी नागरिकों के प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। मनोज झा ने बिहार उपचुनाव को लेकर भी बड़ी बात कह दी है। यह बिहार उपचुनाव पर उन्होंने कहा है कि 23 नवंबर को जब नतीजे आने शुरू होंगे तब लोगों के पांव के नीचे जमीन निकल जाएगी। दोस्तों, बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सरकार ने लाखों एकड़ जमीन के रिकॉर्ड को लॉक कर दिया है। यह सरकार द्वारा रैयतों के लाखों एकड़ जमीन पर दावा ठोकने और फिर खाता खेसरा लॉक करने का मामला अब सियासी विवाद का रूप लेता जा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद सुधाकर सिंह ने इस कदम की आलोचना करते हुए कहा कि इस प्रक्रिया से हजारों रैयतों को अदालत का रुख करने पर मजबूर करना पड़ेगा, जिससे कानूनी विवादों की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और फिर इससे गंभीर परिणाम हो सकते हैं। लेकिन उसे गलत तरीके से बेच दिया गया था या फिर
कब्जा कर लिया गया था। सरकार का दावा है खाता खेसरा लॉक करने का उद्देश्य जमीन की खरीद बिक्री को रोकना और सही मालिकाना हक को स्थापित करना है, ताकि कोई भी गैर कानूनी तरीके से जमीन का हस्तांतरण ना कर सके। विपक्षी दलों का आरोप है कि ये कदम सरकार के द्वारा रैयतों की जमीन पर अवैध कब्जा करने की कोशिश हो सकता है और फिर इसे एक राजनीतिक मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं पर सरकार का कहना है कि ये कदम राज्य में भूमि से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए उठाया गया है, ताकि भूमि पर सही मालिकाना हक सुनिश्चित किया जा सके और भूमि से जुड़ी हुई धोखाधड़ी को रोका जा सके। दोस्तों, बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में 70 साल से अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान भारत और फिर मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना कार्ड बनाने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। खबर के अनुसार ये अभियान 20 नवंबर से 12 नवंबर 2024 तक चलेगा, जब राज्य के यानी कि बिहार के सभी जिलों में ये शिविर आयोजित किए जाएंगे। इसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दूं कि इस अभियान में 29 अक्टूबर से 70 वर्ष से ऊपर के सभी वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ देने की घोषणा की गई है। यह योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान कार्ड जारी किया जाएगा, ताकि वे स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सके। दरअसल 20 नवंबर से राज्य के सभी जिलों में आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए जन वितरण दुकानों पर, पंचायत सरकार भवन, प्रखंड कार्यालय और फिर समाहरणालय में, प्रमुख पार्कों और फिर मॉर्निंग वॉक के स्थल पर आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए विशेष कैंप लगाए जाएंगे। दोस्तों, बिहार में जमीन सर्वे की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए राज्य सरकार नया कानून लाने वाली है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने मंगलवार को ये घोषणा की है। मंत्री ने भागलपुर जिले के राजस्व पदाधिकारियों के साथ मंगलवार को समीक्षा बैठक की है। इसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मौजूदा भूमि सर्वे में असमंजस्य की स्थिति से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए इस पर रोक लगाते हुए इसकी अवधि बढ़ाई गई थी। नीतीश सरकार आगामी कैबिनेट की बैठक में जमीन सर्वे से संबंधित नया कानून बनाने का एक प्रस्ताव ला रही है। इस कानून से लोगों को अपनी भूमि से सर्वे कराने में किसी तरीके की परेशानी नहीं होगी। मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि भागलपुर सहित बिहार के सभी राजस्व अधिकारियों को सीधे तौर पर हिदायत दी गई है कि लंबित मामलों का निपटारा न्याय के साथ निर्धारित अवधि के भीतर करें। इसके लिए 1 महीने का समय दिया गया है। जल्दबाजी में किसी मामले को रद्द नहीं करें। जिस अंचल के मामले लंबित रहेंगे वहाँ के राजस्व पदाधिकारी दंड किए जाएंगे। भूमि विवाद की समस्या से लोगों को निजात दिलाने के लिए राजस्व विभाग हर संभव उपाय कर रही है। दोस्तों, विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और फिर पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो सरकार 5 किलो अनाज बांट करके इसे विकास बताए, वैसी सरकार को बदलने की जरूरत है। जहाँ हमारे देश में बेरोजगार युवकों को रोजगार चाहिए। उन्होंने कहा कि इस गाँव में बड़ी संख्या में लोग सेना में हैं। जहाँ ऐसे आदर्श गाँव को मेरा प्रणाम। आज अग्निवीर योजना जरूर लागू है, लेकिन ये योजना सही नहीं है। जहाँ राहुल गांधी पहले ही कह चुके हैं कि जब भी INDI की सरकार बनेगी अग्निवीर योजना वापस ले होगी। अभी हम विपक्ष में हैं और फिर सरकार को आईना दिखाएंगे। मुकेश सहनी ने कहा कि आपका वोट सबसे बड़ी ताकत है। इस ताकत के जरिए जनता की भलाई करने वाली सरकार चुननी चाहिए। आपको बता दूं कि मुकेश सहनी ने अपने कार्यकर्ताओं से बिहार में इस बार 40 विधायक लाने की अपील की है। दोस्तों, बिहार में स्वेटर वाली ठंड शुरू हो गई है, जहां पहाड़ों से आने वाली सर्द पछुआ हवा से ठिठुरन महसूस होने लगी है। राजधानी पटना समेत 22 जिलों में लोगों को अंधेरा होते ही ठिठुरन और फिर सुबह कुहासे की सफेद चादर दिखाई दे रही है। पूर्वी चंपारण में पहाड़ों जैसी ठंड महसूस हो रही है। पटना में इन दिनों वायु मंडल में आर्द्रता 60 से 70%, वायु की दिशा पश्चिमी और फिर उत्तर पश्चिमी, इसके साथ ही सतही गति 4 से 6 किलोमीटर प्रति घंटे बनी हुई है, जहाँ इस वजह से लोगों को धूप खत्म होते ही कनकनी महसूस हो रही है। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक कुमार गौरव के अनुसार सुबह में कुहासे का असर आज भी बना रहेगा। इस वजह से आज बिहार के उत्तरी भाग के सभी 19 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। दूसरी तरफ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार रात 12 बजे पटना का AQI 313 और बक्सर का 314 दर्ज किया गया है, जो रेड जोन के दायरे में आता है। यह मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी हवा और फिर रात के तापमान साफ होने की वजह से धीरे धीरे तापमान में गिरावट हो रही है। इस वजह से रात में ठंड बढ़ गई है। सुबह में कुहासा होने के कारण पूरे बिहार में विजिबिलिटी औसतन 400 से 800 मीटर तक रह गई है। आज सुबह में बिहार के उत्तरी भागों में मध्यम स्तर का कुहासा देखने को मिला है, जहाँ इस वजह से इन जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। आज बिहार के उत्तरी भाग के जिले जैसे कि पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, सीतामढ़ी, वैशाली, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया और फिर कटिहार में सुबह के समय मध्यम स्तर का कोहरा छाया हुआ है। इस वजह से येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है।
दोस्तों, बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने नसीहत दे डाली है। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि उनका विभाग पहले काल कोठरी में था, अब मैं उसे काल कोठरी से बाहर लाने का प्रयास कर रहा हूं। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि जो पहले नेता थे और फिर जिनके पास ये विभाग था, उन्होंने उस विभाग को सच्चे दिल से सुधारने का प्रयास नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि हमारे पहले जो नेता थे, इस मंत्रालय को संभाल रहे थे, उन्होंने कभी भी प्रयास नहीं किया। उनका इशारा आरजेडी के नेता की ओर था। उन्होंने आगे कहा है कि विभाग को काल कोठरी बनाने के लिए 2 साल क्या 1 दिन ही काफी है। इस विभाग को काल कोठरी से निकालने का मैं प्रयास कर रहा हूं। इधर एनडीए में हो रही बयानबाजी को लेकर के बिहार भाजपा के अध्यक्ष ने कहा कि सभी नेताओं को प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते अपनी सीमा में रहकर के बयान देने को कह चुका हूं। जब सभी नेताओं को अपनी सीमा में रहकर ही बात करनी चाहिए, जिसका जो क्षेत्र अधिकार है उतना ही उसको बोलना चाहिए। उन्होंने कहा कि नेताओं और फिर भाजपा कोटे के मंत्रियों से अनुरोध भी किया है कि वे अपनी सीमा में रहकर ही बयान दें। आपको बता दूं कि एनडीए में कई ऐसे नेता है जो पार्टी की सीमाओं से अलग हट करके बयान देते हैं, जिसके बाद उस पर पार्टी के नेताओं को सफाई देना मुश्किल पड़ जाता है। दोस्तों, बिहार में कुत्तों के बाद अब सियारों का आतंक है। आपको बता दूं कि बिहार में आवारा कुत्तों के बाद अब जंगली सियारों का आतंक मचा हुआ है। जब बिहार के गया जिले के डुमरिया थाना इलाके में सियार ने 6 लोगों पर हमला कर दिया, जिसमें 3 महिलाएं शामिल है। वहीं पर बगहा में पागल सियार ने 2 लोगों को काट दिया है। जब गया के दिभागा गाँव में सोमवार को एक सियार ने 3 महिला 6 ग्रामीणों पर हमला कर दिया है, जिसमें एक महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। लोग तब घबरा गए जब वन अधिकारी ने उन्हें बताया है कि जंगली सियार पागल हो गया है या असामान्य व्यवहार कर रहा है। सियार ने 55 साल की चिंता देवी पर उस वक्त हमला कर दिया जब वो सुबह शौच के लिए गई। जब महिला को बचाने की कोशिश करने वाली उनकी भाभी कलावती देवी और फिर सह ग्रामीण लालू या साव पर भी जानवर ने हमला कर दिया। चीख पुकार सुनकर के पहुंचे ग्रामीणों पर भी अटैक कर दिया गया, जिसमें अरुण कुमार नाम का शख्स घायल हो गया। दोस्तों, झारखंड विधानसभा चुनाव में वोटिंग से पहले सांसद पप्पू यादव जनता के बीच वोट मांगने के लिए पहुंचे। उन्होंने लोगों से कहा है कि इस बार के चुनाव में आप जेएमएम को वोट दीजिए। जब वहां पर मौजूद लोगों में से कुछ ने कहा कि हाँ, हम तो वोट देंगे, लेकिन भीड़ में से एक महिला ने पप्पू यादव के पूछने पर एक महिला ने धीरे से कहा नहीं देंगे। उसके बाद उनके दोबारा पूछने पर उसने जोर से कहा कि नहीं देंगे, जेएमएम को वोट नहीं देंगे। जब पप्पू यादव ने फिर से सवाल पूछा है कि बेटा ऐसा क्यों, तो महिला ने कहा है कि हम बीजेपी को वोट देंगे। उन्होंने कहा कि जेएमएम ने पिछले 5 सालों में कुछ भी नहीं किया है। इसके जवाब में पप्पू यादव ने कहा है कि पिछले 20 साल में बीजेपी ने क्या किया है। महिला ने कहा है कि बीजेपी ने पिछले 20 सालों में बहुत सारा काम किया है। पीछे एक बार मुड़ करके रोड को देखिए ना। जब पप्पू यादव ने महिला से कहा है कि बेटा हम तो आप सभी का आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। मौके पर मौजूद सभी लोग महिला के मना करने के अंदाज और फिर पप्पू यादव की बातें सुनकर के हंसने लगे। जब सांसद पप्पू यादव गांडे सीट पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के लिए जनता से आग्रह करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा कि आप लोग हमें आशीर्वाद देंगे ना। उन्होंने कहा कि बिहार से चल करके हम अपनी माँ के पास आए हैं, हम अपने खून से आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। उन्होंने लोगों से पूछा है कि आप सभी हमें आशीर्वाद देंगे ना। इसी बीच उन्होंने एक महिला से पूछा है कि बेटी आप हमें आशीर्वाद देंगे ना, जोर से बोलिए। महिला ने दोबारा पूछने पर उन्होंने साफ मना कर दिया। अब पप्पू यादव का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जम करके वायरल हो रहा है। लोग वीडियो पर तरह तरह के कमेंट करके चुटकी ले रहे हैं। दोस्तों, बिहार को साल 2047 तक विकसित राज्य बनाने की कवायद अब जोर पकड़ने लगी है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया प्रयासों से कम यही झलक रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का बिहार में एक के बाद एक योजनाओं का शिलान्यास और फिर लोकार्पण करना इसी ओर इशारा कर रहा है। बिहार में इस समय उद्योग, शिक्षा, रोजगार, कृषि, खेल और फिर स्वास्थ्य क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हो रहा है, जो शायद बीते 100 सालों में कभी नहीं हुए थे। जब राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जहाँ अल्लू अर्जुन और फिर रश्मिका मंदाना की फिल्म पुष्पा 2 का पटना में ट्रेलर लॉन्चिंग हुआ, जहाँ लॉन्चिंग के बदलते बिहार की गवाही दे रहा है। ऐसे में लोग चर्चा करने लगे हैं कि साल 2047 तक बिहार भी महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक जैसे राज्यों की श्रेणी में पहुंचने वाला है। सीएम नीतीश कुमार और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डबल इंजन की सरकार बिहार को सैकड़ों साल के अभिशाप से मुक्ति दिलाने के लिए अब कदम से कदम मिलाने लगे हैं। साल 2047 तक प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को डेवलप कंट्री बनाने का लक्ष्य तय कर रखा है। हालांकि बिहार के विकास के बिना भी प्रधानमंत्री मोदी का ये लक्ष्य 2047 तक हासिल हो सकता है, लेकिन पीएम मोदी के इस प्रयास और फिर उपलब्धि की चमक फीकी ना पड़ जाए, इसलिए अब बिहार में भी विजन 2047 पर काम करना शुरू कर दिया है। इसके संकेत भी मिलने लगे हैं।
दोस्तों इंटर और मैट्रिक परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ गई है। अब 25 नवंबर तक आप फॉर्म जमा कर सकते हैं। आपको बता दूं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर और मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ा दी है। इंटर और मैट्रिक परीक्षा फॉर्म भरने के से वंचित विद्यार्थी अब 25 नवंबर तक परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। इससे पहले परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 23 नवंबर तक थी, जिसे बढ़ा करके 25 नवंबर कर दिया गया है। परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा है कि छात्र हित में परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ाई गई है। इसके बाद फॉर्म भरने का मौका नहीं मिलेगा। छात्र हित को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म विलंब शुल्क के साथ 25 नवंबर तक भर सकते हैं। दोस्तों स्मार्ट मीटर लोगों का जी का जंजाल बन गया है। स्मार्ट मीटर में जो ऐप है वो ऐप सही से काम नहीं कर रहा है। जब बिजली विभाग के ऐप और सिस्टम में तालमेल का अभाव होने से उपभोक्ताओं को परेशानियों से निजात नहीं मिल पा रही है। जहाँ अधिक लोड का पैसा डिफरमेंट चार्ज के रूप में कट रहा है, जो उपभोक्ताओं की जेब ढीली हो रही है। बिहार सुगम स्मार्ट मीटर ऐप में खपत कम दिख रही है तो फिर विभाग के सिस्टम में अधिक। जैसे शिकायतों की लंबी कतार के बाद भी विभागीय अधिकारी 3 महीने में भी ऐप में सुधार नहीं कर पा रहे हैं। जब मोबाइल पर बिहार सुगम स्मार्ट मीटर ऐप में कभी खपत अधिक नहीं दिखती है, फिर भी हर महीने डिफरमेंट चार्ज के नाम पर 500 से 600 तो कभी 100-150 रुपए काट लिए जाते हैं। ऐप में 5 KB से अधिक कभी भी लोड नहीं दिखता, लेकिन विभाग के कंप्यूटर सिस्टम पर 6.25 kW लोड दिखता है। इससे उपभोक्ताओं में क्षोभ व्याप्त है। बिजली विभाग के बिहार सुगम ऐप में खपत कम दिख रहा है, सिस्टम में अधिक दिख रहा है। इसके पहले भी अक्टूबर में इस तरीके का गड़बड़ झाला सामने आ चुका है। जब बिहार सुगम ऐप में दिखने वाले बिजली खपत और फिर विभाग के सिस्टम पर डाटा में तालमेल नहीं रहने की शिकायत दर्जनों उपभोक्ताओं ने की थी। इधर फिर से शिकायत आने लगी है। उपभोक्ताओं का कहना है कि गर्मी में लोड नहीं बढ़ा है, जबकि उस समय एसी भी चल रहा था। अभी तो एसी बंद है, इसके बाद भी विभाग के सिस्टम में बढ़ा हुआ लोड आता है। दोस्तों बिहार में सड़कों की निगरानी अब AI के माध्यम से होगी। आपको बता दूं कि बिहार सरकार ने सड़कों की स्थिति की निगरानी के लिए एक अहम तकनीकी पहल की है, जिसमें अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI और फिर मशीन लर्निंग यानी कि ML का इस्तेमाल किया जाएगा। इस नई व्यवस्था से बिहार के इंजीनियर अलर्ट हो गए हैं। यह खबर के अनुसार AI की मदद से सड़कों के गड्ढे, दरारें, टूटे हुए बैरियर्स, डिवाइडर की गड़बड़ी और फिर अन्य समस्याओं की पहचान ऑटोमेटिकली की जाएगी। इस तकनीक के माध्यम से इंजीनियरों को अलर्ट किया जाएगा, जिससे वे समय रहते हुए इन समस्याओं का समाधान कर सके। आपको बता दूं कि AI और ML से जुड़ी हुई ये तकनीक सड़क मरम्मत के कार्यों को और अधिक प्रभावशाली और फिर तेज बनाएगी, क्योंकि इससे हर समस्या का समय पर पता चल सकेगा और मरम्मत कार्य में कोई भी देरी नहीं होगी। साथ ही साथ इससे सड़क निर्माण और फिर रख रखाव के मामले में पारदर्शिता बढ़ेगी। दरअसल बिहार सरकार के इस फैसले से सड़कों के काम की गुणवत्ता और फिर गति में सुधार हो सकता है। ये कदम बिहार सरकार की सड़क सुरक्षा और फिर गुणवत्ता के सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। दोस्तों बिहार सरकार द्वारा सरकारी टीचर बनने की उम्मीद में बैठे युवाओं के लिए खुशखबरी आई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से बड़ी संख्या में सक्षमता पास करने वाले शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने वाले हैं। आपको बता दूं कि बिहार सरकार के द्वारा इस बार 1,40,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इस बात की जानकारी खुद बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने दी है। उन्होंने बताया है कि CM नीतीश कुमार 20 नवम्बर को यानी कि आज इन सभी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देंगे। इसके बाद इन सभी अभ्यर्थियों को सरकारी टीचर का दर्जा मिल जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि क्षमता पास करने के लिए शिक्षकों को 5 बार मौका दिया जा रहा है। इन शिक्षकों की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए नियुक्ति में थोड़ा समय लग रहा है। राज्य में लगभग 3,50,000 शिक्षक हैं जो सक्षमता दे रहे हैं। इस दौरान उन्होंने बताया है कि ताकि काउंसलिंग के बाद राज्य सरकार ने 1,40,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने का फैसला किया है। इन सभी टीचर्स को 20 नवंबर को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। दोस्तों बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना हाईकोर्ट ने शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर फिलहाल स्टे लगा दिया है। साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार से तबादले नीति को और स्पष्ट करने को कहा है। इसके लिए 3 सप्ताह का वक्त दिया गया है। आपको बता दूं कि ये फैसला उन शिक्षकों के लिए बड़ा झटका है जो कि लंबे समय से ट्रांसफर की राह देख रहे थे। दरअसल बिहार में हाल ही में शिक्षकों के लिए ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी जारी की गई थी, जिसके तहत शिक्षा विभाग ने चॉइस पोस्टिंग के लिए आवेदन भी मांगे थे। जब कोर्ट के इस फैसले के बाद शिक्षकों का ट्रांसफर फिलहाल रुका रहेगा, जो उन्हें राहत और फिर निराशा दोनों दे सकता है। इस मामले में अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार को अपने हल्फनामे के साथ स्थिति स्पष्ट करनी होगी, ताकि आगे की प्रक्रिया तय हो सके।
दोस्तों बिहार में डॉक्टरों का एक और कारनामा सामने आया है। आपको बता दूं कि बिहार में डॉक्टरों ने महिला के पेट में कपड़ा छोड़ दिया। ऑपरेशन करने के 1 महीने के बाद जब दर्द हुआ तब ये पता चला। आपको बता दूं कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाल स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं। अक्सर ऐसी तस्वीरें सामने आती रहती है जो स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल करके रख देती है। ताजा मामला बिहार के दरभंगा से सामने आया है, जहाँ पर DMCH में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बताया जाता है कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज DMCH में एक महिला की ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर्स ने उसके पेट में कपड़ा छोड़ दिया। कपड़ा छोड़ने की वजह से महिला के पेट में लगातार दर्द बना हुआ था और उसका घाव भी नहीं सूख रहा था। इस वजह से उसने प्राइवेट डॉक्टरों को दिखाया, जब फिर महिला के पेट से कपड़ा निकाला गया। यह जानकारी के मुताबिक बीते 8 अक्टूबर को अंजला कुमारी को DMCH के गायनिक विभाग में भर्ती किया था। जब ऑपरेशन के बाद अंजला ने एक बेटे को जन्म दिया। 14 अक्टूबर को अंजला को वहां से छुट्टी दे दी गई, लेकिन ऑपरेशन वाली जगह पर उसे दर्द बना रहा और फिर उसका घाव भी सूखने का नाम नहीं ले रहा था। जब वो घर पहुंची तो फिर दर्द लगातार बढ़ती ही जा रही थी, जिसके बाद अंजला ने प्राइवेट डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टर को दिखाने के बाद जांच में पता चला है कि ऑपरेशन की जगह पर ट्रेटा यानी कि ऑपरेशन के वक्त खून साफ करने वाला कपड़ा छोड़ दिया गया था। फिर डॉक्टर ने कपड़ा वहां से निकाला। इसके बाद पूरे मामले की शिकायत अंजला ने दरभंगा मेडिकल कॉलेज यानी कि DMCH के अधीक्षक को दी। दोस्तों बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बिहार के शिक्षा क्षेत्र में सुधार को लेकर के एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बिहार सरकार सजग है और लगातार कदम उठा रही है। उन्होंने कहा है कि राज्य में यानी कि बिहार में शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए सभी को मिलकर के काम करना होगा। मंत्री ने विशेष रूप से शिक्षकों को ट्रांसफर पॉलिसी के तहत अपने दायित्व को पूरी जिम्मेदारी से निभाने की अपील की है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने ये बड़ी जानकारी शेयर करते हुए बताया है कि बिहार में पहले स्कूल ड्रॉप आउट दर 12% से भी अधिक थी, लेकिन अब ये घट करके 1% से भी कम हो गई है। उन्होंने ये भी बताया है कि शिक्षित बिहार विकसित बिहार की दिशा में यही सबसे बड़ा योगदान होगा। मंत्री सुनील कुमार ने बताया है कि बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में कई चुनौतियां हैं जिनका सामना बिहार को करना पड़ रहा है। बिहार में कुल 75,000 सरकारी विद्यालय हैं जो कि कक्षा 1 से लेकर के 12वीं तक में फैले हुए हैं। इसमें लगभग 1 करोड़ 80 लाख छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। इनमें लगभग 1 करोड़ 80 लाख छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। यह सरकार इन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए कई स्तरों पर काम कर रही है। उन्होंने ये भी बताया है कि बिहार सरकार प्रतिदिन इनके रोज 1 करोड़ 10 लाख से भी ज्यादा बच्चों को मध्याह्न भोजन की व्यवस्था कराती है, जिससे बच्चों के पोषण स्तर में सुधार हो रहा है और फिर उनका स्कूल में नियमित रूप से उपस्थित होना सुनिश्चित होता है। दोस्तों अक्सर लोग कहते हैं कि जो लोग सिंगल या फिर जीवन में अकेले रहते हैं वे रिलेशनशिप वालों से ज्यादा खुश रहते हैं। इसके पीछे की वजह ये होती है कि उन लोगों को अलग से अपने पार्टनर या फिर किसी के लिए भी समय निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब पहले सिंगल लोगों की सोच ऐसी होती थी कि उन्हें रोक टोक के लिए भी कोई नहीं होता था, मगर एक हालिया रिसर्च कुछ और बताती है। दरअसल इवोल्यूशनरी साइकोलॉजिकल साइंस में प्रकाशित एक रिपोर्ट की माने तो संतोषजनक रिश्तों में रहने वाले व्यक्ति लाइफ में अकेले रहने वालों से ज्यादा खुश है। इसके पीछे की वजह इमोशनल सपोर्ट है जो कि सिंगल लोगों को प्राप्त नहीं होता है। जब एक्सपर्ट के माने तो सिंगल लोग अपनी स्वतंत्रता यानी कि आज़ादी, आत्मनिर्भरता और पर्सनल हैप्पीनेस में ज़्यादा संतुष्ट होते हैं। जब उन्हें किसी और पर निर्भर रहने की बजाय सेल्फ लव, अपने शौक और करियर पर ध्यान केंद्रित करने के अवसर भी ज़्यादा मिलते हैं सिंगल लोगों को। यही नहीं, वे अपने मेंटल हेल्थ और करियर ग्रोथ पर भी ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं, जिससे उन्हें जीवन में और भी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है। रिसर्च के बारे में बात किया जाए तो ये रिसर्च चीन, मिस्र, ग्रीस, जापान और फिर यूके सहित 12 देशों के 6,338 लोगों के साथ की गई थी। जब पार्टिसिपेंट्स को विभिन्न संबंध स्थितियों का प्रतिनिधित्व करते हुए रिलेशनशिप वाले, शादीशुदा, खुद की मर्जी से अकेले रहने वाले और फिर जो लोग पार्टनर चाहते हैं लेकिन उसे पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और हाल ही में सिंगल हुए लोग शामिल थे। रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग शादीशुदा हैं या फिर हेल्दी रिलेशनशिप में हैं वे मेंटली स्ट्रॉन्ग, जीवन से संतुष्ट है और फिर काफ़ी खुश भी है, क्योंकि वे जीवन के कठिन दिनों में अकेले नहीं हैं। जब उनके पास ऐसा साथी है जो उनकी भावनाओं को समझ पा रहा है। इसके अलावा पार्टनर होने का फ़ायदा ये भी है कि उन लोगों के पास एक ऐसा इंसान है जिसके साथ वे ज़िंदगी के मधुर पलों को यादगार बना सकते हैं। अब सवाल है कि आखिर ये सिंगल क्यों दुखी है। वहीं पर दूसरी ओर जो अकेले रहते हैं, सिंगल है, वह अपनी चिंताओं में ही दिन रात गुजार देते हैं। उन्हें भावनात्मक संघर्षों का सामना अकेले करना पड़ता है, जिसमें उदासी, अकेलेपन और जिंदगी में फन और एंजॉयमेंट कम होती है। वहीं पर जिनके हाल ही में ब्रेकअप हुए हैं वे भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि रिलेशनशिप के दौरान वे ज्यादा खुश और संतुष्ट थे, मगर कुछ कारणों के चलते अलग होने को मजबूर हैं।
दोस्तों बिहार की राजनीति में बहुत ही सबसे बड़ा बवंडर आने वाला है। नीतीश कुमार और चिराग पासवान की टेंशन बढ़ने वाली है। दरअसल बात यह है कि चुनाव भले ही महाराष्ट्र और झारखंड में हो रहे हो, लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को आप कभी भी सियासी चर्चाओं से अलग नहीं रख सकते हैं। यहाँ हर दिन हर पल कुछ न कुछ ऐसी घटना घट जाता है जिसे लेकर के सियासी माहौल में गर्मी देखने को मिलती है। दरअसल बात यह है कि बिहार में पशुपति कुमार पारस की पार्टी ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे सियासी भूचाल आ गया है। जब पार्टी ने बड़ा ऐलान कर दिया है और ऐलान करते हुए कहा है कि पशुपति कुमार पारस गुट 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगा। पार्टी के इस ऐलान से एनडीए में हलचल मचना तय है। सीएम नीतीश कुमार और भतीजे चिराग पासवान की टेंशन भी बढ़ सकती है। आपको बता दें कि रालोसपा प्रवक्ता चंदन सिंह ने यह बयान दिया है। दरअसल अब इससे चिराग पासवान और नीतीश कुमार का टेंशन बढ़ना तय माना जा रहा है 2025 विधानसभा चुनाव में। दोस्तों YouTube की दुनिया में आने के बाद बहुत से लोग अपने कैरियर बना दिए हैं। YouTube की दुनिया में आने के बाद बहुत से लोग जीरो से हीरो बन गए हैं। ऐसे ही एक हम आपको एक कहानी बताने जा रहे हैं जो बिहार के ही रहने वाले हैं और वे जीरो से हीरो बन गए हैं। पहले मुर्गा बेचने का काम करते थे, उसके बाद फिर YouTube में वीडियो बनाने लगे और अब वे फिल्म भी रिलीज कर रहे हैं बड़े पर्दे पर। जी हाँ, आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान बहुत लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करना शुरू किया, जिसमें कई बड़े नाम बन गए। उसी में शामिल है मुजफ्फरपुर जिला के रहने वाले सोशल मीडिया स्टार मनी मेराज और उसकी टीम। जब कभी मुर्गा दुकानदार मनी मेराज ने पहले रील बनाना शुरू किया और अब बिहार में इतने बड़े नाम बन गए हैं कि उनकी टीम ने पूरी भोजपुरी फिल्म बना डाली है जो आगामी 22 नवंबर को रिलीज होने वाली है। जब प्रेस से चर्चा में मनी मेराज ने कहा कि वह ये पारिवारिक फिल्म है, इसे दर्शकों के प्यार की जरूरत है। अपनी फिल्म वेलकम की प्रमोशन करने पहुंचे अभिनेता मनी मेराज ने बताया है कि कैसे उन्होंने शुरुआत की है और अब जाकर के उनकी फिल्म बनकर के तैयार हुई है। हालांकि फिल्म बनाने में उन्हें काफी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि उनकी फिल्म जरूर सफल होगी। वहीं पर उनके वीडियो में गाली गलौज वाले शब्द को लेकर के मनी मेराज ने कहा कि फिल्म एकदम साफ सुथरी है। वहीं भोजपुरी इंडस्ट्री में 2 गुट को लेकर के उन्होंने कहा कि मैं किसी गुट का हिस्सा नहीं बनना चाहता, ना ही इस विवाद में पड़ना चाहता।